हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपके आने वाले सीटेट 2020 के लिए पर्यावरण अध्ययन, जिसे आप ईवीएस शॉर्ट फॉर्म में कहते हो, उसके मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स स्टार्ट कर रखे थे जो कि क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास से आपके ईवीएस से पूछे जाते हैं। वो मैंने आपको चैप्टर वाइज तो खत्म करवा दिया था, लेकिन उसके शॉर्ट नोट्स करवा रहा था आपको कि आपके कम समय में, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो जानकारी आपको मिल सके, अगर आप पहले मेरे से पढ़ चुके हो तो उसके आपको रिवीजन हो सके। ओके, मतलब कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर आप अपने गेन कर सको। तो लास्ट हमने लेक्चर में स्टार्ट कर रखा था अपना 22 लेक्चर, जिसमें हमने वाटर यानी कि जल के बारे में पढ़ा था, जो कि आपको काफी अच्छी वीडियो भी लगी थी। उसी से रिलेटेड आज हम उसके आगे बात करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर कौन सा था, वाटर का 22 था। तो कल हमने 22 पढ़ा था, ये 22 का पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 मान लो या 22 का ही एक पार्ट मान लो या 23 मान लो, जो आपको मानना है उस तरीके से आप मान सकते हो। ओके, आज हमारा जल वाला जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज भी बात करेंगे, आज भी हम बात करेंगे उसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में। ओके, अगर आपने कल वाली वीडियोस नहीं देखी है तो रिकमेंड करूंगा पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि आप उसी से ही कोरिलेट करके इस चैप्टर को आज समझ पाओगे। ओके, तो चलिए नोटबुक निकालिए, आज की डेट डालिए, जिसमें आज हम बात करेंगे जल के पार्ट 2 के बारे में। तो लिख लीजिए अपना आज का टॉपिक नेम, जल यानी कि वाटर का पार्ट 2 भाग 2। भाग 1 मैंने आपको करवा दिया था, नहीं देखा है तो रिकमेंड करूंगा आप नीचे जाकर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, चैनल में अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने ईवीएस शॉर्ट नोट्स के नाम से, वहां जाकर इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। ओके, तो आज हम इसमें बात करेंगे जल के स्रोत के बारे में, जो कि आज का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिख लीजिए सोर्सेज ऑफ वाटर। जल क्या है, कितने प्रकार के हैं, पृथ्वी में कितने % में वो बटा हुआ, मैंने आपको कल बता दी थी उन चीजों के बारे में। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो जल के स्रोत, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जो कि जल के स्रोत माने जाते हैं एशियन टाइम यानी कि पुराने समय में। तो ध्यान रखिएगा, पुराने समय में जो पानी के स्रोत माने जाते थे, या पुराने समय में जो मुसाफिर होते थे, ट्रैवलर होते थे, उनको पानी हेतु के लिए क्या क्या, पानी के लिए क्या क्या चीजें मिल जाती थी। तो पानी के प्याऊ जो कि अलग अलग जगह पर लगे रहते थे, या फिर मशक। अब ये मशक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप ये नीचे इमेज में देख रहे हो कि एक लेदर का बैग हुआ करता था। अब ये लेदर का बैग किसी भी चीज के लेदर का हो सकता था। उस लेदर के बैग में पानी आराम से स्टोर करके रख लिया जाता था, 20, 25, 30 लीटर जितना भी आता था, और उससे लोगों को पानी मिला करता था। ओके, तो उसी को क्या कहा जाता, मशक कहा जाता था। साथ ही साथ में कुआं और बावड़ी से पानी मिलता था। तो वाटर वाज मेड अवेलेबल टू ट्रेवलर्स थ्रू वाटर हट, मशक जो कि ए लेदर वाटर बैग हुआ करता था, वेल यानी कि आपके कुएं, और बावरी जो कि क्या हुआ करती थी, सीढ़ीदार कुएं हुआ करते थे। जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो, ये एक सीढ़ीदार कुआं जिसके बावड़ियां या बावड़ी कहा जाता है। ओके, तो बारिश के दिनों में यहाँ पर इसके अंदर पानी जमा हो जाता था, और सीढ़ी से जितना पानी नीचे हुआ करता था वो सीढ़ी से उतर कर वहां जाकर पानी ले लिया जाता था। और साथ ही साथ में एक और नाम ध्यान रखिएगा, चश्मा। अब ये क्या है चश्मा, तो ध्यान रखिएगा, पहाड़ी इलाके जो होते हैं, पहाड़ों पर जो होते हैं, वो पानी का मुख्य स्रोत क्या होता है, चश्मा ही होता है। ओके, तो ये है आपके पानी के स्रोत, पानी का प्याऊ, मशक, कुआं, बावड़ी, और साथ ही साथ में चश्मा। ओके, वो चश्मा वो वहाँ आंख में लगाने वाला चश्मा नहीं, वो पहाड़े पर जो होते हैं उनका एक प्रमुख स्रोत होता है, जो उनके बीच में खांचे होते हैं, घाटियां होती हैं, उसमें जो पानी जमा हो जाता है उसी को ही कहा जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, सारे के सारे जल के स्रोत है, पुराने समय में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आज का सेकंड, तरुण भारत संघ। तो तरुण भारत संघ क्या है, तो आपने इसका नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक संस्था है, एक संघ है, ये करती क्या है, तो ध्यान रखिएगा, तरुण भारत संघ नामक संस्था ने डांडकी माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या खत्म करी या खत्म की। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वाटर प्रॉब्लम ऑफ विलेज वाज सॉल्व बाय एन इंस्टीट्यूशन नेम्ड तरुण भारत संघ विद द एफर्ट्स ऑफ डांडकी माई। अब ये डांडकी माई कौन थी, तो ये हैं बुजुर्गों की एक इन्होंने टीम बनाई थी, जिन्होंने गांव में जो पानी की समस्या हो रही थी, तो पुराने पड़े तालाबों को इन्होंने ठीक करवाया, बुजुर्गों ने मिलकर। जिनकी पहल किसने करी थी, तो डांडकी माई ने करी थी। ओके, तो पुराने पड़े तालाबों को इन्होंने क्या करा, फिर से उपयोग हेतु बनाने खातिर इन्होंने उसको ठीक कराया, मरम्मत कराई, उसकी सफाई करी सभी बुजुर्गों ने मिलकर। तभी इन्होंने एक संघ बना लिया था, एक संघ हो गया इसका इनका, जो कि नाम क्या कहलाता है, तरुण भारत
संघ, जो कि कार्य क्या करता है, तो पुराने पड़े तालाबों को, कुओं को, नहरों को क्या करता है, साफ करके इस्तेमाल करने या फिर उसको पुनर्जीवित करने का कार्य करते हैं। ये सारे के सारे तरुण भारत संघ, एक पूरी की पूरी एक टीम है ये। ओके, तो अगर आपसे पूछी जाए कि वह कौन है, वह संघ का क्या नाम है जो पुराने पड़े तालाबों को या फिर नहरों को या फिर नदियों को इस्तेमाल करने योग्य बनाते हैं, तो वह है तरुण भारत संघ। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये पुराने पड़े जितने भी तालाब होते हैं जो खराब हो चुके हैं, जिनमें गंदगी भर पड़ी है, तो उनको सफाई करवाकर उपयोग हेतु, इस्तेमाल हेतु उसका क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिएगा अपना थर्ड पॉइंट, घनात्व यानी कि डेंसिटी फैक्टर। अब ये डेंसिटी फैक्टर क्या है, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। या तो आपको बोल दिया जाएगा, जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर, कि नींबू जो है वो सादे पानी में डूबता है लेकिन नमकीन पानी में तैरेगा। ऐसा क्यों होता है, तो वो घनात्व के कारण होता है, डेंसिटी फैक्टर के कारण होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। या आपको ये बोल दिया जाएगा, या फिर बोल दिया जाता है कि नीलिमा के हाथ से एक साबुनदानी छूटकर पानी में गिर गई, जिसमें साबुन रखा हुआ था लेकिन वो पानी में तैरने लगी, बल्कि साबुन डूब गया, अलग से गिरा तो। या फिर आपसे एक डाल दिया जाएगा कि कच्चा अंडा जब पानी में डाला जाता है तो वो डूबने लग जाता है, लेकिन जैसे उसमें नमक डाला और गलती से ज्यादा नमक डल गया तो अंडा तैरने लग जाता है। ऐसे करके आपने देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपका इमेज में भी दे दिया, देखो एक जगह मैंने आपका फ्रेश वाटर दे दिया जिसके अंदर नींबू डाला, तो नींबू क्या हो गया, नीचे सतह पे चला गया, डूब गया। लेकिन सॉल्टी वाटर यानी कि नमकीन वाटर में, नमकीन पानी में जैसे ही नींबू डाला तो वो डूबने की जगह तैरने लगा हवा में, पानी में। ऐसा क्यों हो गया, तो ध्यान रखिएगा, ये घनत्व के कारण होता है, डेंसिटी के कारण होता है। जब भी आप फ्रेश वाटर में कोई चीज डालोगे तो फ्रेश वाटर जो होता है उसका घनत्व क्या होता है, पानी का, वो लो होता है, कम होता है, और वस्तु का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण वो डूब जाती है। और सॉल्टी वाटर में यानी कि जिसमें नमक होता है पानी में, उस पानी का जो डेंसिटी होता है, उस पानी का जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है और वस्तु का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए वस्तु वहां पर क्या करने लग जाती है, हवा में फ्लोट करने लग जाती है, तैरने लग जाती है। ओके, तो ये नीचे मैंने आपके दो बिंदु लिख दिए, इन दोनों बिंदु से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने आपका लिख रखा है कि यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम हो तो वो तैरेगी। फॉर एग्जांपल के रूप में फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर देख लो। फ्रेश वाटर में घनत्व क्या था, पानी का कम था, और यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये सॉल्टी वाटर में घनत्व क्या हो गया था, पानी का ज्यादा था। देख लो, यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होगा तो वस्तु का घनत्व जो होता है सॉल्टी वाटर में वो कम होता है और पानी का घनत्व ज्यादा होता है, जिसके कारण वो तैरती है। या फिर यदि वस्तु के आयतन से ज्यादा पानी विस्थापित करेगी तो वो तैरेगी। जैसे कि कील और कटोरी, कील डूब जाती है, कटोरी तैरती है। क्यों, क्योंकि वो अपने आयतन से ज्यादा पानी को विस्थापित करती है या करेगी। ओके, तो ये कुछ भी पॉइंट आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा आप इन पॉइंटों को, कटोरी वाला, कील वाला, या फिर आपका अंडे वाला हो गया, साबुनदानी हो गया, नींबू हो गए, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इन दोनों के पीछे एक यही आपके दो रीजन होते हैं, इन दोनों रीजन को ध्यान रखिएगा। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इज डेंसिटी इज लेस देन द ऑफ वाटर, या फिर एनी ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इज द डिस्प्लेस मोर वाटर देन इट वॉल्यूम। ओके, इन दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। अगर जल का घनत्व ज्यादा होगा, वस्तु का घनत्व कम होगा तो तैरेगी, जैसे कि नमकीन पानी, या आयतन ज्यादा होगा, पानी का विस्थापित करेगी तो वो क्या करेगी, तैरेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु फोर्थ, मृत सागर या फिर डेड सी। बहुत बार आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अब ये मृत सागर डेड सी है क्या, तो आपको वहां पर एग्जांपल में यानी कि ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा कि मृत सागर में लोगों की वहां पर जाने से मृत्यु होती है, या फिर वहां पर समुद्र में अधिक तूफान तनाव देखने को मिलता है, भवंडर देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मृत सागर में, डेड सी में। उसका नाम मृत सागर इसलिए रखा गया है क्योंकि उसका पानी जो है ना वो नॉर्मल पानी, खारे पानी से बहुत ज्यादा नमकीन है। कहने का मतलब है कि 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर के अंदर 300 ग्राम नमक देखने को मिल जाता है आपका। ओके, ध्यान रखिएगा, मृत सागर को इसलिए डेड सी कहा जाता है क्योंकि उसके 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर बोला हो या 1 लीटर बोला हो, दोनों बात एक ही बराबर ही है। तो 1000 मिलीलीटर में कितना नमक देखने को मिल जाता है, तो 300 ग्राम नमक देखने को आपको मिल जाता है। ओके, साथ ही साथ में मृत सागर का पानी जो होता है इतना नमकीन होता है, उसका इतनी डेंसिटी बढ़ जाती है कि हम यानी कि उस पर कोई आदमी आराम से
तैर सकता है, लेट सकता है, लेटेगा ना तो वो तैर सकता है, डूबेगा नहीं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, अगर आप ताजे पानी में जाओ और ताजे पानी में आप ऐसे लेटोगे तो डूब जाओगे, लेकिन नमकीन पानी यानी कि मृत सागर में आप इतना खारा पानी है, इतना खारा पानी है कि आपका जो डेंसिटी है, आपका जो घनत्व है वो इतना कम पड़ जाता है और पानी का घनत्व इतना बढ़ जाता है कि आप उस पर आराम से फ्लोट हो सकते हो, लेट कर तैर सकते हो। ओके, वैसे इतनी मेन पॉइंट नहीं है, बस आपको मेन पॉइंट इतना ध्यान रखना है कि 1000 मिलीलीटर वाटर के अंदर आपको 300 ग्राम नमक देखने को मिलता है। क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाष्पित, जिसे इवेपोरेट कहते हो या इवेपोरेशन बोलते हो आप। ओके, अब ये है क्या, ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये तो नॉर्मल चीज़ है, सबको पता होता है, लेकिन नॉर्मल चीज़ के साथ एक आपको चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि पानी गर्म करते समय वाष्पित होता रहता है, यह हर ताप पे होता है। मेन पॉइंट यहीं पर ही है कि वाटर वेपोरेट when it is heated it happen on all points of temperature। मतलब कि पानी जब आप गर्म करने के लिए रखते हो ना तो वो इवेपोरेशन यानी कि इवेपोरेट, वाष्पित जो होता है वो होना शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं पर ही उबलने की बात आ जाए, बॉइलिंग की बात आ जाए, तो बॉइलिंग जो होता है वो हर पॉइंट पे नहीं होता, हर टेम्परेचर पर नहीं होता, इसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कि पानी को जैसे आप गर्म करने के लिए रख देते हो वो वैसे ही क्या करने लग जाता है, वाष्पित होने लग जाता है, इवेपोरेट होने लग जाता है, भाप निकालने लग जाता है। लेकिन बॉइलिंग यानी कि बॉइलिंग का एक टेम्परेचर होता है, एक पॉइंट होता है, वहीं पर ही आकर वो उबलना शुरू होगा, बॉइलिंग करना शुरू हो गया। और वो टेम्परेचर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट नहीं बोल रहा हूँ, फ़ारेनहाइट 212 के आसपास होगा। ओके, तो सेल्सियस में बता रहा हूं मैं आपको, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर जाकर बॉयल होना शुरू होता है, उबलना शुरू होता है। लेकिन वाष्पित होना यानी कि भाप बनना, जो धीरे धीरे बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है, आपका इवेपोरेट करना शुरू हो जाता है, वो हर टेम्परेचर पे होता है, हर डिग्री पर होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, आपको बस ये समझाना था मुझे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6th, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुएं सूखने की वजह, यानी कि जो हमारे वेल्स हैं वो ड्राइंग क्यों हो रहे हैं उनके बारे में बताना है आपको। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो इसके आगे लिख लीजिए आप इंपॉर्टेंट, और वो भी क्या है, मोस्ट वाला। तो हमारे जो कुएं होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, एक बच्चा अपनी दादी से पूछ रहा है, एनसीईआरटी बुक्स में लिखा हुआ है, तो दादी बताती है कि हमारे टाइम पर ये कुएं लबालब पानी से भरे हुआ होते थे, लेकिन आज ये सूख गए हैं। तो सूखने के कारण क्या होते हैं, तो ये 3 मुख्य कारण होते हैं, इनके अलावा और कोई कारण नहीं होता है। ओके, तो पहला कारण होता है आपका कि मोटर लगाकर पानी निकालना, यानी कि कुआं जो होता है, कुएं के अंदर जो पानी होता है, पानी के अंदर पाइप डालकर या मोटर डालकर आपने पानी निकालना शुरू कर दिया, तो पानी क्या होगा, जिससे ज़्यादा निकलेगा और उसमें भरने की जो कैपेसिटी होगी वो कम होगी, तो पानी जल्दी सूख जाएगा कुएं के अंदर। तो पहला आपका मोटर लगाकर पानी निकालना। दूसरा है तालाब का ना होना जिसमें पानी इकट्ठा होता था, मतलब कुएं के आसपास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई स्रोत नहीं है जो तालाब, जो ज़मीन के अंदर से पानी रिसाव करके वो कुआं अपने अंदर ले लेता है। फॉर एग्जांपल के रूप में आपने कभी देखा होगा कुएं वगैरह को कि बारिश के दिनों में जो होता है वो कुआं जो है ना ओवरफ्लो करने लग जाता है, बाहर पानी निकलने लग जाता है कुएं के ऊपर से। क्यों? क्योंकि ज़मीन के नीचे से जब ज़मीन पानी सोखना शुरू करता है तो नीचे से कुआं भरना शुरू होता है, नीचे से। ऊपर से बारिश का पानी तो गिर रहा है, लेकिन वो इतनी क्षेत्र में गिर रहा है जितना कुएं का मुंह है, लेकिन कुआं जो है वो नीचे से भी पानी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जमीन जैसी वाटर जमीन के ऊपर गिरता है तो कुआं अपने नीचे से है पानी लेकर ऊपर की तरफ आने लग जाता है कुएं में। कुएं की ये खासियत है। ओके, इसलिए वहाँ पर जो आसपास तालाब होता है जहाँ से कुआं पानी एब्जॉर्ब करता है, वहाँ पर कोई भी ऐसा तालाब नहीं है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता हो और कुएं उस चीज़ को रिसाव करके अपने अंदर लेता हो। तो सेकंड ये है। तीसरा है जमीन को सीमेंट से पक्का कर देना, मतलब जो कुआं बनाते हो आप और नीचे वाली जो सतह होती है वो कभी भी उसको सीमेंटेड से पक्का नहीं करना चाहिए, कभी भी उसको पूरी तरीके से फिक्स नहीं करना चाहिए। उस पर हमेशा आपको या तो बजरी वगैरह या फिर मट्टी का ही रहने देना चाहिए। अगर आप नीचे वाली सतह को सीमेंट से पक्का कर देते हो तो पानी जो कुआं जो नीचे से रिसाव करता है ना, वो रिसाव नहीं कर पाएगा, वो मट्टी या जो सीमेंट से आपने पक्का करा है ना वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। ओके, तो जो बारिश के दिनों में पानी सोख रहा था कुआं, वो सोखना बंद कर देगा, उसके अंदर जितना पानी होगा उसने इस्तेमाल कर लिया आपने, तो बाद में क्या होगा, वहां से खाली हो जाएगा। बारिश के दिनों में जो वो भरे बाकी वो नीचे से कोई सोख नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये 3 मुख्य कारण है आपके कुएं के सूखने की।
पानी को क्या कर रहे हो आप, मोटर लगाकर खींच रहे हो, या आसपास कोई तालाब नहीं है जिसमें पानी इकट्ठा होता था, या फिर कुएं की जो जमीन होती है उसको आप सीमेंट से पक्का कर देते हो। अगर ये 3 चीज करते हो तो कुएं की सूखने की सबसे मुख्य कारण ये 3 ही है। ओके, पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो कि आपके कुएं की सूखने की वजह है। तो आपको ये कुएं की सूखने की वजह क्वेश्चन लिख देगा, ये 3 ऑप्शन दे देगा और नीचे लिख देगा उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा आपका, उपयुक्त सभी। ओके, क्वेश्चन को ध्यान रखेगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। ओके, नेक्स्ट और लास्ट आज का पॉइंट कि नदी पर बांध बनाने की हानियां और नदी पर बांध बनाने के लाभ, यानी कि डिसएडवांटेज और एडवांटेज, इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि आप डैम जो बनाते हो रिवर के ऊपर उसके क्या लाभ है और उसके क्या हानियां हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं हानियों के बारे में। क्यों? क्योंकि लाभ से ज्यादा हानियां प्रभावित होती हैं डैम बनाने के। तो ये 4 मुख्य आपके रीजन है अगर आप नदी के ऊपर डैम बनाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहला रीजन है कि गांव वालों का विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ विलेजेस या विलेजर्स। वहां पर जितने भी गांव वाले होते हैं आसपास, वहां सभी को क्या करना पड़ता है, वहां का इलाका खाली करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बांध बनाते समय वहां का पूरा इलाका जो होता है वो पानी में जलमग्न हो जाता है, डूब जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि उन्होंने पूरा का पूरा डैम एक दीवार खड़ी कर दी, तो यहाँ पर इतना पानी रोक कर रख रखा है, तो ये पूरा का पूरा पानी जो है, इलाका जो है वो जलमग्न हो गया। यानी कि यहाँ के आसपास जितना भी ये गांव होगा, इतने आसपास का वो पूरा का पूरा गांव में डूब गया होगा। तो वहां के गांव वालों को वहां से जगह खाली करवानी पड़ती है या खाली करके जाना होता है। पहला ये है हानि। दूसरा है आर्थिक समस्या, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, यानी कि जब भी आपको पता है आप कहीं पर फिक्स हो, आप वहां पर घर बनाकर रह रहे हो, तो वहां से आपको घर छोड़कर कहीं और जाना होता है, नई जगह पर जाना होता है, तो आप सभी को पता है कितनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है, कितनी आर्थिक समस्या होती है, दिन प्रतिदिन की चीजों से जूझना होता है। ओके, तो दूसरा ये है। तीसरा पर्यावरणीय समस्या, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब इस डैम को बनाने में कितना कंस्ट्रक्शन वर्क लगा होगा, कितना पॉल्यूशन हुआ होगा, और इस इलाके में जो भी इकोनॉमिकल जो भी इन्वायरमेंट था, पहले जो भी जंगल वगैरह था, यहाँ पर सारे जंगलों को काट दिया होगा, तो जंगल को काटने की वजह से वहां पर कितने इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ होगा। ओके, साथ ही साथ में उस जंगल में जो वन्य जीव का विनाश हुआ होगा, वो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस पेड़ पौधे पर कितने चिड़ियों के बच्चे हुआ होंगे, या कितने छोटे छोटे बच्चे होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए और वो पेड़ों के काटने की वजह से वहां पर वहीं पर ही मर गए हो। ओके, तो नदी पर ये बांध बनाने के 4 इंपॉर्टेंट क्या है आपके हानियां हैं, आपके डिसएडवांटेजेस हैं। वहीं पर ही डैम जब बनता है तो उसके कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ एडवांटेज भी होती हैं। कौन कौन सी? तो पहला होता है बिजली उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन होता है वो शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पर बड़े बड़े से वो लगा दिए जाते हैं और पानी के बहाव से उस बैरियर को, उस चीज को चलाया जाता है और चलाने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो पहला है बिजली उत्पादन होता है। बिजली उत्पादन होगा तो लोगों को वहां क्या मिलेगा, काम मिलेगा। ओके, दूसरा है बाढ़ पर नियंत्रण। ध्यान रखिएगा जो फ्लड कंट्रोल होता है इसकी वजह से होता है। कैसे? क्योंकि बारिश के दिनों में जो पानी हुआ करता था वो पानी ओवरफ्लो हो जाया करता था बिना किसी रुकावट की वजह से, लेकिन अब बांध बनने के कारण जो पानी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर उतना पानी छोड़ सकते हैं जितना हमें वहाँ पर उसका आसपास का इलाका डूबे ना। लेकिन बारिश के दिनों में इतना पानी आ जाता था कि आसपास का इलाका जो है वो बाढ़ में डूब जाता था। तो इसलिए बांध बनाने से बाढ़ पर कंट्रोल भी होता है और साथ ही साथ में नहर निकालना, जो कैनल कंस्ट्रक्शन होता है वो भी यहाँ से शुरू होता है। जैसे कि आप यहाँ से जितनी नहर निकालवाना चाहते हो, धीरे धीरे जिस दूसरे गांव में पानी नहीं पहुंचता था उस गांव में भी बांध बनाने से पानी पहुंच जाता है। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है आपके बांध बनाने के लाभ में, और ये 4 इंपॉर्टेंट हानियां हैं बांध बनाने के नुकसान में। ओके, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बांध बनाने की क्या हानियां हैं और बांध बनाने के क्या लाभ हैं। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट और ये 3 इंपॉर्टेंट लाभ और हानियां आपको ध्यान रखनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता हो। तो ये थी आज की दोस्तों, आज की हमारी पूरी की पूरी क्लास। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि मैंने आपको बोला था कि ट्रिक के माध्यम से मैं आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। कौन सी? वो थी आपकी नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभ्यारण्य की, उसके बारे में। आज की वीडियो में बस यही पढ़ना था। जल आज की वीडियो में चैप्टर खत्म हो चुका है। पार्ट 1 एक बार जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखिए तो आपको रिवाइज हो जाएगा, सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है,
चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। बाकी जैसे कि मैं बोलता हूं, अब कई बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि सर आपकी क्लास का टाइमिंग क्या है। तो डियर जो शॉर्ट नोट्स की टाइमिंग है वो 12-15 की है, आप ध्यान रखिएगा 12-15 पर हमारी शॉर्ट नोट्स की क्लास होती है। और फिर भी अगर आपको नहीं पता होता है या फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है यूट्यूब की तरफ से, तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो कि है DK गुप्ता के नाम से, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप वहां का नहीं मिलता है, आपको लिंक पर क्लिक करने से कई बार वो फेल दिखा देता है, तो आप डाउनलोड करो एप्लीकेशन को, टेलीग्राम को, उसके ऑप्शन में सर्च बार में सर्च मारो DK गुप्ता, आपको हमारा पहला चैनल देखने को मिल जाएगा। वेरीफाई चैनल है हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर, और उसको जो लोगो होगा ना वो हमारे चैनल का लोगो देखने को मिल जाएगा, आप जाकर उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए। और जैसे कि मैं बोलता हूं, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो हम देने का, प्रोवाइड करवाने की पूरी जद्दोजहद में लगे रहते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।